अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर रक्सा मुस्तफ़ा हेयर एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पीएमसी प्रोफेशनल हब थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम ताहिर एंड डॉक्टर अनम शहरीन फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अराउंड सो मेनी पीपल। माय टॉपिक नेम इज़ रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन स्ट्रोक रिकवरी। स्ट्रोक पेशेंट की रिकवरी में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन रोल को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक होता क्या है बेसिकली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रोक का इंट्रोडक्शन करते हैं। स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है? ये क्या होता है कि सडन लॉस हो जाता है हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का। अब वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी ब्लड में ब्लड फ्लो की इंटरप्शन हो जाती है। ब्लड फ्लो ब्रेन में नहीं जा पाता, ब्रेन के टिश्यूज़ को ब्लड फ्लो नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन के टिश्यूज़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, आइदर वो सेकेंड्स में आइदर वो मिनट्स में। जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का फंक्शन लॉस होगा। जो हमारी बॉडी ब्रेन का एरिया अफेक्टेड होगा, वो जिस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा, जिस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, वो हमारा फंक्शन अफेक्टेड होगा हमारी बॉडी का। लाइक ब्रोंकास एरिया, वर्निकीज एरिया। अब ब्रोंकास एरिया में क्या होगा कि अगर वो एरिया अफेक्टेड होगा तो क्या होगा, हमारी स्पीच लैंग्वेज अफेक्टेड होगी। अब ये मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, इसकी ट्रीटमेंट करना, अर्ली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ब्रेन डैमेज हो जाता है और उनकी रिकवरी जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाती है। अब इसमें कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरालिसिस। अब पैरालिसिस के जो है ना दूसरे पार्ट्स होते हैं। पैरालिसिस में होम मोनोप्लेजिया आ जाता है, जिसमें क्या होगा कि हमारी एक लिम्ब अफेक्टेड होगी। अब इसमें हेमीप्लेजिया भी आता है, जिसमें क्या होगा, हाफ बॉडी हमारी अफेक्टेड होगी। उसके बाद डायप्लेजिया आएगा, जिसमें क्या होगा कि हमारे अपर लिम्स दोनों अफेक्टेड होगी। उसके बाद पैराप्लेजिया आएगा, जिससे हमारी लोअर लिम्ब अफेक्टेड होंगी, और क्वाड्रिप्लेजिया होगा, जिसको हम कहेंगे हमारी ओवरऑल बॉडी अफेक्टेड होगी। उसके बाद इसमें वीकनेस आएगी, जिसको हम हेमीप्रेसिस कहेंगे। इम्पेयरमेंट आएगी, एक इम्पेयरमेंट आएगी रेजिडुअल, एक आएगी रिवर्सिबल। अब जो रिवर्सिबल होगी, अगर हमने विथिन 3 वीक्स के अंदर अंदर हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट कर दी, उनको मेडिसिन रिकमेंड कर दी, उनकी डायग्नोसिस बना दिया, सीटी स्कैन करवाई, एमआरआई करवाया, ब्लड टेस्ट करवाई, उसमें डायग्नोस हुआ कि इनको स्ट्रोक है। अब हमने इनको मेडिकेशन दी। अब जैसे ही उनको मेडिकेशन दी तो उनको वो रिकवरी स्टेज में आएंगे, उनको उनकी पीटी होगी और उनको मेडिकेशन प्रोवाइड की जाएगी। पर रेजिडुअल इम्पेयरमेंट में क्या होगा कि पेशेंट को ना ट्रीटमेंट दी जाएगी, ना डायग्नोसिस होगा, ना ही जो है ना उनको पीटी की जाएगी। तो उनकी रेजिडुअल इम्पेयरमेंट पे आ जाएंगे वो पेशेंट, और इसमें इनकी रिवर्सिबल इम्पॉसिबल है, वो कंडीशन रिवर्स नहीं होगी। अब इसके टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। बेसिकली तो स्ट्रोक के 2 टाइप्स होते हैं, एक इस्कीमिक, दूसरा हेमरेजिक। लेकिन ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक भी आ जाता है। अब इस्कीमिक जो स्ट्रोक है वो मोस्ट कॉमन है, जो 80 to 85% होता है पीपल्स में। अब इसमें क्या होगा कि बॉडी में, हमारे ब्रेन में ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। अब जैसे ही ब्रेन की आर्टरीज़ में ब्लड का क्लॉट बना, तो हमारी ब्लड का फ़्लो वहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा कि हमारी जिस पार्ट में अब ब्लड का फ़्लो नहीं पहुँचेगा, वो पार्ट हमारा अफेक्टेड होगा। वो पार्ट जिस मूवमेंट को, जिस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा था, वो हमारा अंडर कंट्रोल नहीं होगा। हमारी राइट साइड को कोई चीज़, राइट साइड को अफेक्टेड हुई है ब्रेन की, तो हमारी लेफ़्ट साइड की जो फंक्शन है वो अफेक्टेड होगा। ये कॉन्ट्रालेटरल होती है। इसमें कॉमनली ड्यू टू थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म होता है, एम्बोलिज्म बनता है। अब एम्बोलिज्म क्यों बनता है? एम्बोलिज्म यूरिक एसिड की इंक्रीज़ होने की वजह से, फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से बनता है। उसके बाद सेकंड है हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक 15 to 20% पीपल्स में होता है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो क्लॉट बना हुआ है, या फिर हमारी जो आर्टरीज़ है वो ब्रस्ट हो जाएंगी। वेसल्स जो है हमारी ब्लड के,
वो ब्रस्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, प्रेशर होगा हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ पे। ये भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। उसके बाद ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक पे आ जाते हैं, अटैक पे, जिसको हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारी ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन वो टेम्पररी टाइम के लिए होगी, जिसमें सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर हमने अर्ली उनकी ट्रीटमेंट ले ली तो वो मेजर स्ट्रोक की तरफ नहीं जाएंगे। अगर उनकी ट्रीटमेंट सही से नहीं हुई तो वो उसमें वार्निंग साइन होती है कि ये मेजर स्ट्रोक भी हो सकता है इसमें। उसके बाद इसके काजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स जो है, एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, दूसरा मॉडिफाइबल। अब नॉन मॉडिफाइबल जो होंगे उनमें क्या होगा कि वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो मॉडिफाइबल है वो हमारे अंडर कंट्रोल में होते हैं। उनको हम जो है चेंज कर सकते हैं। हम अपना लाइफ स्टाइल ऐसे मेंटेन करेंगे कि ऐसे मेंटेन करें कि हमारे ये चीज़ डेवलप ही ना हो। अगर मिनी स्ट्रोक हुआ है तो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, और क्या होगा कि हमें मेजर स्ट्रोक से बचना चाहिए। अब इसमें जो नॉन मॉडिफाइबल है, जो चेंज नहीं होंगे, उसमें एज आएगी। एज जैसे ही बढ़ती जाएगी उसमें रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद है इसमें जेंडर। जेंडर क्या होगा, मोस्ट कॉमनली मेंस इसमें अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, लेकिन वुमेन भी हायर रिस्क पे होती है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। स्ट्रोक की कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी बहन को, भाई को, मामा को, किसी को भी है, तो वो भी आपको अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद मॉडिफाइबल है, जो हमारे अंडर कंट्रोल में होते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है जो मेन काज है। उसके बाद डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी है, हार्ट डिजीज़ लाइक आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़, ड्रग्स का यूज़, स्ट्रेस और पुअर डाइट। ये सारी चीज़ें हम अपने अंडर कंट्रोल होती है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन हमारे अंडर कंट्रोल होती है। उसके बाद ये भी यही है, लेकिन ये मेजर काज मेजर रिस्क फैक्टर है, जिसमें डायबिटीज़ आ जाती है, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एक्सरसाइज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद हम आते हैं सिम्टम्स में। अब फिज़िकल सिम्टम्स जो है ना, इनकी फ़िज़िकल असेसमेंट भी होती है। जब हम फिज़िकल असेसमेंट करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है, इसका डायग्नोसिस भी फास्ट रूल से हम कर सकते हैं। अब फास्ट रूल में फर्स्ट जो हमारा एफ है वो क्या होगा, उसमें एफ फेशियल ड्रॉप होगी, उनका फेस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा एक साइड। तो उसमें क्या होगा, वन साइड का फेस ड्रॉप होगा, वहाँ पे नमनेस फील होगी, वहाँ पे कोई सेंसेशन पेशेंट को फील नहीं होगी, उनका फेस ड्रॉप होगा, वहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी, वीकनेस आ जाएगी। इसीलिए हम पेशेंट की फेस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसके बाद आर्म्स वीकनेस, उनकी आर्म जो है वो कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट नहीं कर पाएगा पर्सन प्रॉपरली, उनकी आर्म में वीकनेस आ जाएगी। उसके बाद है स्पीच डिफ़िकल्टी। स्पीच डिफ़िकल्टी, अब स्पीच डिफ़िकल्टी में क्या होगा कि उन्हें उनकी स्लर्ड होगी या स्ट्रेंगर स्पीच होगी, वो सही से बात नहीं कर पाएंगे, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद है टाइम। अब टाइम क्या है कि इमरजेंसी सर्विसेज को जल्दी कॉल करना है, उनको टाइम से बुलाना है, ताकि वो जो कंडीशन है उसको टाइमली मेंटेन किया जाए। इमीडिएट अदर सिम्टम्स कौन से आएंगे, उनको सडन सिवियर हेडेक होगा, डबल विजन आएंगी, उनको ब्लड विजन आएगी, लॉस ऑफ बैलेंस, उनका कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें लॉस हो जाएंगी, नमनेस होगी, वीकनेस होगी एक साइड में या दोनों साइड में, जो एरिया हमारी अफेक्टेड होगी, जो ब्रेन की एरिया हमारी अफेक्टेड होगी, वो एरिया जिस फंक्शन को कंट्रोल कर रही है वो हमारा फंक्शन अफेक्टेड होगा। उसके बाद कन्फ्यूजन होगी, डिफ़िकल्टी होगी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, बात करना, ये सारी चीज़ें उनकी अफेक्टेड होगी। ये भी यही है कि फ़ास्ट रूल से हम सिम्टम्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, और फ़ास्ट रूल अप्लाई करके हम डायग्नोसिस, फ़िज़िकल डायग्नोसिस भी उनका बना सकते हैं कि मे बी ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं डायग्नोसिस पे। अब डायग्नोसिस के लिए न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारा होता है वो सेवरल टेस्ट्स पेशेंट्स को जो है ना रिकमेंड करता है, जिसमें क्या है कि सीटी स्कैन है। हम सीटी स्कैन करवा के, सीटी स्कैन बेस्ट ऑप्शन होता है स्ट्रोक के पेशेंट के लिए।
ये इसमें क्या होता है कि इसका एक तो रिज़ल्ट बिल्कुल फ़ास्ट आ जाता है और इसमें हमारी ब्रेन की ब्लॉकेज हमें पता चलती है कि ब्लड की कहाँ पे ब्रेन में ब्लॉकेज है। उसके बाद डिटेल ब्रेन की इमेजिंग के लिए हम एमआरआई करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम शुगर को चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को चेक करते हैं। उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम ब्लड के फ्लो चेक करने के लिए कि नेक से हमारे ब्रेन तक ब्लड का फ्लो कैसे जा रहा है। उसके बाद इकोकार्डियोग्राम करवाते हैं, हम चेक करते हैं हार्ट का सोर्स, हाँ, कि हार्ट में कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं बना हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकेशन पे। अब हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, अगर हमारा डायग्नोस हो गया तो हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगी? मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में फ़र्स्ट हमारी जो इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए हम जो मेडिकेशन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट जो रिकमेंड करता है उसमें थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती हैं। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका क्लॉट बना हुआ होगा। अब हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनके क्लॉट को ब्रश करना है ना, तो हमें थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देते हैं। उसके बाद टिश्यू प्लाज़्मोजेन एक्टिवेटर्स देते हैं, टीपीए। उसके बाद एंटीकोगुलेंट देते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि फर्दर क्लॉट कोई ना बने। उसके बाद मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं। अगर मेडिकेशन से उनका वो क्लॉट ब्रस्ट नहीं हुआ, उसको मतलब वो प्रिवेंशन नहीं हुई उनकी, तो उसमें हम ये थ्रोम्बेक्टोमी करवाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम क्लॉट जो हमारी लार्ज आर्टरीज़ में क्लॉट बना हुआ है उसको रिमूव करते हैं थ्रू सर्जरी। अब सेकंड टाइप आ जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होगा कि हमारी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, ब्लीडिंग का प्रेशर जो है वो ब्रेन में उसको कंट्रोल करना है। तो इसमें जो है ना मोस्ट कॉमनली सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है, ताकि जो वेसल्स ब्रस्ट हुए हैं उनको हमें जो रप्चर हुए उनको रिपेयर करना है, ताकि हमारे ब्लड ब्रेन में ब्लड का फ़्लो जो है वो मेंटेन रहे। और उसके साथ-साथ हमें अदर वाइटल्स को भी मैनेज करना होता है, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल ईटीसी। उसके बाद इसमें 7 स्टेजेस आ जाती है स्ट्रोक रिकवरी की। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, अब इसमें फर्स्ट स्टेज जो आएगी वो फ्लेसिडिटी आएगी। अब फ्लेसिड हो जाएगी उनकी फर्स्ट स्टेज में, जो है ना उनकी स्किन फ्लेसिड हो जाती है। फ्लेसिड ऐसी होगी, सॉफ्ट होगी, नमनेस होगी, मतलब वो बिल्कुल उनकी आउट ऑफ रेंज चली जाएगी, उनकी बिल्कुल नमनेस स्किन में आ जाएगी। उसके बाद स्पास्टिक हो जाएगी, अकड़ जाएगी, वो बंद हो जाएगी, वो सख्त हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। उसके बाद स्पास्टिसिटी उनकी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम पेशेंट के हैंड फ्लेक्स्ड होगा, वो स्पास्टिक होगा। अगर हम उनकी एक्सटेंशन करवा भी रहे हैं ना, रेंज ऑफ मोशन या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हम उनको करवा भी रहे हैं, तो अगर हमने फिंगर की एक्सटेंशन की तो फिर से वो फ्लेक्जन में चली जाएगी, लेकिन उनकी स्पास्टिक, क्योंकि उनकी स्पास्टिसिटी जो है ना वो इतनी इंक्रीज होती है। उसके बाद क्या होगा कि फोर्थ वाली स्टेज में उनकी स्पास्टिसिटी, क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करवाई है, उनको रेंज ऑफ मोशन करवाई है, तो उसमें क्या होगा कि उनके स्ट्रेचेस की वजह से, हम जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह करवा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी रेंज इंक्रीज़ हो जाएगी और उनकी स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जैसे ही स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन फर्दर जो हमारी फिफ्थ वाली स्टेज है उसमें कंटिन्यू होगी कि हमारी जो स्पास्टिसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सिक्स्थ वाली स्टेज में क्या होगा कि स्पास्टिसिटी बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन रीअपीयर हो जाएगी। मतलब उनकी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, वो सारी चीज़ें जो है उनकी रिपेयर होना, मतलब रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और 7 स्टेज में क्या होगा कि पेशेंट नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक था, हमारा गोल क्या है, फिजियोथेरेपी का क्या गोल है स्ट्रोक के पेशेंट में। आप लोगों में स्ट्रोक के पेशेंट में अब रिस्टोर करवानी है, हमें मूवमेंट को रिस्टोर करवानी है, मसल की स्ट्रेंथ को रिस्टोर करवाना है, इम्प्रूव करनी है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को, उनके मोबिलिटी एंड वॉकिंग को बढ़ाना है, हमें इन्हेंस करना है। उसके बाद प्रोमोट करना है उनकी इंडिपेंडेंस इन लाइफ, उनको लाइफ में दोबारा लेके आना है, उनकी नॉर्मल स्टेट में लेके आना है।
अगर वो फर्स्ट स्टेज में है तो उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो बेड रिडन हो सकता है पेशेंट। तो उनमें क्या होगा कि उनमें कॉन्ट्रैक्चर और प्रेशर सोर्सेज होने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं, तो उन चीज़ों से हमें प्रिवेंट करना है पेशेंट को और इम्प्रूव करना है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। मतलब वो नॉर्मल जो लाइफ डेली लाइफ में वर्क परफॉर्म करते थे, उनको वहाँ नॉर्मली स्टेट में लेके आना है। लाइक ड्रेसिंग करते थे, वो वर्क करते थे, जो भी करते थे, वो उन सारी चीज़ों में उनको रिटर्न करना है। उसके बाद आते हैं हम फेजेस ऑफ स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के। अब फेजेस में तीन मोस्ट कॉमनली इनकी फेजेस आती है। एक एक्यूट फेज़ है जो हॉस्पिटलाइज्ड स्टेज होती है, दूसरी सब एक्यूट फेज़ है जो एक्टिव रिहेबिलिटेशन होती है, तीसरी क्रोनिक फेज़ होती है जो लॉन्ग टर्म रिकवरी, जिसमें पेशेंट ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है, जिसमें क्या होगा, कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन हो जाएगी, वो पेशेंट अपनी नॉर्मल स्टेज में रिटर्न हो जाएगा। अब क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्यूट स्टेज है। एक्यूट स्टेज क्या होगी, इनकी हॉस्पिटलाइज्ड स्टेज होगी। इसमें क्या होगा कि इनकी मेडिकल इंटरवेंशन होगी, इमीडिएट करनी होगी। सही। उसके इनकी इसमें हॉस्पिटलाइज्ड स्टेज में हमें इनको प्रेशर सोर्सेज से बचाना है, इनको कॉन्ट्रैक्चर से बचाना है, इन सारी चीज़ों से उनको एंकल पंपिंग करवानी है। जो सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज होती है वो हमें करवानी है, ताकि उनका ब्लड का फ्लो, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी है, इनकी रेस्पिरेटरी, हफिंग कफिंग, डीप ब्रीथिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज इनको करवानी है। अगर पेशेंट कर पा रहा है, पेशेंट की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद सब एक्यूट फेज़ है। सब एक्यूट फेज़ में रिहेबिलिटेशन का मोस्ट कॉमन रोल होता है। उसके बाद एक क्रोनिक फेज़। क्रोनिक फेज़ में क्या होगा कि उनको नॉर्मल डेली लाइफ में वो रिटर्न हो जाता है पेशेंट। इसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, उनको अब स्ट्रेंथनिंग की उनको नीड होती है पेशेंट को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट फेज़ है, जिसमें क्या होगा, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, तो इसका गोल क्या होगा, हमें प्रिवेंट करना होगा कॉम्प्लिकेशन से, वही कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, प्रेशर सोर्सेज, कॉन्ट्रैक्चर्स, इन सारी चीज़ों से हमें प्रिवेंट करना है पेशेंट को। मेंटेन करना है मोबिलिटी को। अब मोबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, इसमें क्या क्या इंटरवेंशन होगी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, उनके पोस्टर पोजिशनिंग को करेक्ट करेंगे बेड पे। उसके बाद हर 30 मिनट के बाद उनकी पोजीशनिंग चेंज करवानी है, ताकि प्रेशर सोर्सेज ना बने। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, आईली सिटिंग एंड मोबिलाइजेशन विथ हेल्प, उनकी मोबिलाइजेशन करवानी है, उनको जल्दी से सिटिंग करवानी है। अगर पेशेंट की एबिलिटी पर भी डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। अब ये उनकी स्लीपिंग इस तरह से होनी चाहिए, जो फर्स्ट वाली पिक्चर शो कर रही है। इसमें क्या है कि अब इसमें क्या क्या कह रहे थे कि करेक्ट पोजीशनिंग, उनकी बेड पे करेक्ट पोजीशनिंग होनी चाहिए। तो करेक्ट पोजीशनिंग, अगर वो हेमी प्लेसेस में है तो उनकी करेक्ट पोजीशनिंग ये होगी पैरालाइसिस में। उसके बाद हमें इनकी रेंज ऑफ मोशन करवानी है। अब जो ये सेकंड वाली है, इसमें वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवा रही है, क्योंकि एक्यूट फेज़ है, हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट, तो इसमें क्या होगा कि इनकी रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, लेकिन वो पैसिव होगी। उसके बाद इनकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज करवानी है, उनको डीप ब्रीदिंग करवानी है, हफिंग कफिंग और डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें उनको करवानी है। रेस्पिरेटरी उनको एक्सरसाइजेज करवानी है। उसके बाद अगर पेशेंट कुछ एबल हो जाता है तो उनको एक्टिव एक्सरसाइजेज रिकमेंड करनी है। अगर पेशेंट कर रहा है तो पेशेंट की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद सब एक्यूट फेज़ है। सब एक्यूट फेज़ में क्या होगा, रिहेबिलिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसमें इसके गोल्स क्या होंगे, हमें रीस्टोर करनी होगी पेशेंट की स्ट्रेंथ, फंक्शनल मूवमेंट्स। अब इसमें इंटरवेंशन हम क्या देंगे, एक्टिव असिस्टेड एंड एक्टिव एक्सरसाइजेस। एक तो पेशेंट की एक्टिव असिस्टेंस के साथ और दूसरी एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है। अब इसमें गेट ट्रेनिंग करवानी है, इनको वॉकिंग करवानी है पैरेलल बार से, उनकी बैलेंस करवानी है, पोस्टर्स की बैलेंस करवाना है और पोस्टर ट्रेनिंग करवानी है। उसके बाद जो है इसकी मिरर थेरापी करवानी है। उसके बाद कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरापी करवानी है। ठीक है। अब एक्टिव एक्सरसाइज, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज जो फर्स्ट वाली है, रिस्ट एक्सटेंडेड। अब इनकी फ्लेक्जन एक्सटेंशन विथ हम ऑब्जेक्ट भी करवा सकते हैं। तो इनको क्या होगा कि कोई असिस्टेंट होगा
जिस चीज़ से क्या होगा कि उनकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है। उसके बाद कॉइन ड्रॉप्स, ये सारे टास्क देने हैं उनको कोऑर्डिनेशन के लिए। फिंगर अपोज़िशन, उनको कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेचिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। अब ये फर्स्ट वाली जो पिक्चर है, इसमें क्या है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो पेशेंट खुद करेगा। एवरी लिम्ब की करवानी है, एवरी जॉइंट की करवानी है, रेंज ऑफ मोशन करवानी है, उनको एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग करवानी है, पीआईपी की, डीआईपी की, रिस्ट की, एल्बो की, शोल्डर की, ये सारी चीज़ें करवानी है। उनमें इनको फ्लेक्जन करवानी है, एक्सटेंशन करवानी है, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, एवरी जॉइंट की करवानी है, क्योंकि जो एरिया अफेक्टेड है उस एरिया की एवरी जॉइंट की करवानी है। उसके बाद अगर पेशेंट एक्टिव एक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज भी रिकमेंड करनी है। जो ये सेकंड वाली पिक्चर है, इसमें क्या है कि पर्सन ने ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इनको असिस्टेंट है। अब ये एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज हो गई, तो ये असिस्टेड के साथ जो है ना आइसोमेट्रिक्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड वाली है, ये क्या है, बैलेंस के लिए होती है, जिसमें हम बॉल्स पे भी करवा सकते हैं, और जस्ट सिंपल ऐसे भी हम बैलेंस उनका मेंटेन करने के लिए उनको करवाते हैं। उसके बाद क्या है कि इनको वेट ट्रेनिंग करवानी है पैरेलल बार्स के। अब जो पैरेलल बार होते हैं उनमें इनको वॉकिंग करवानी है, ताकि उनका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें और उनकी गेट मेंटेन रहे। ये भी है, ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवानी है, इनको स्ट्रेंथनिंग करवानी है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज करवानी है, ताकि उनका ब्लड का फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यही एक्सरसाइजेज करवानी है। उसके बाद क्रोनिक फेज आ जाती है, जिसमें क्या होगा कि गोल क्या होगा, इंडिपेंडेंस होगी और इंटीग्रेशन। अब पेशेंट को बिल्कुल इंडिपेंडेंट करना है, उनको रिटर्न करना है नॉर्मल लाइफ में। अब इसमें इंटरवेंशन हम क्या देंगे, एडवांस्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग करवानी है। इसमें फंक्शनल टास्क प्रैक्टिस हमें देनी है पेशेंट को, लाइक खुद खाएं, खुद पहने, खुद स्टेयर्स पे अप एंड डाउन करें, उनको अप एंड डाउन एक्सरसाइजेज करवानी है स्टेयर्स पे। जो फर्स्ट हमारा स्टेयर्स है, उन पे जो है ना उनको कहना है कि आप जाएं, फिर वापस आएं, फिर जाएं, फिर वापस आएं। तो उससे क्या होगा, उनका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सारी चीज़ें, और वो अपनी फंक्शनल नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद होम एक्सरसाइजेज प्रोग्राम्स उनको करवाने हैं। उनको रिकमेंड करना है कि आपने इस टाइम पे घर पे ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद फैमिली एजुकेशन करनी है फॉर सेफ मोबिलिटी के लिए। उसके बाद फिजियोथेरापी टेक्निक्स में क्या क्या आ जाती है, न्यूरो डेवलपमेंट टेक्निक आ जाती है, बॉब बाथ। अब ये बॉब बाथ, ये बॉल वाली एक्सरसाइजेज है, ये सारी करवानी है हमें बैलेंस के लिए और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद पीएनएफ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन करवानी है, होल्ड रिलैक्स, जिसमें करवाएंगे हम एक्सरसाइजेज, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स विथ एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और उनका न्यूरोमस्कुलर जो कंट्रोल है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम्स करवाने हैं। उनको कहना है ये कॉइन हमने रखा है, आपने ये कॉइन को ग्रिप करना है, आपने ये कॉइन लेना है। हमने ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेज करवानी है जिससे वो उनकी मोटर रीलर्निंग हो। फिंगर की आप पोजीशन करनी है, आपने इसको टच करना है, हमने ऑब्जेक्ट उनको देना है कि आप ये लें, इसको ग्रिप करें। उनकी मोटर जो उनका फंक्शन था उसको रीलर्निंग करवानी है। उसके बाद फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करवानी है, ताकि उनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उनके मोटर रिसेप्टर्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है, उनको रीलर्निंग करवानी है। उनको ऐसे बताना है कि आपने अब ये दोबारा से ये सारी चीज़ें उनके ब्रेन को हमें एक्टिवेट करना है, उनके ब्रेन को बताना है कि ये फंक्शन आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद हाइड्रोथेरापी अगर अवेलेबल है तो वो भी हम स्ट्रोक के पेशेंट में करवाते हैं। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कौन कौन सी टीम्स है जो मिलके स्ट्रोक के पेशेंट में वर्क परफॉर्म करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होता है, स्पीच थेरापिस्ट होता है, फिजियोथेरापिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नर्सेज होती हैं। ये सारे मिलके कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को।
उसके बाद आउटकम इसमें क्या मिलेंगे हमें, फिजियोथेरेपी के क्या क्या आउटकम्स हमें मिलेंगे कि जैसे पहले फ्लेसिड था, स्पास्टिक था, ये सारी चीज़ें उनकी डिसअपियर हो जाएंगी, वो नॉर्मल स्टेट में आएंगे, उनकी इम्प्रूव होगी मसल की टोन कोऑर्डिनेशन, उनकी स्पास्टिसिटी रिड्यूस होगी, उनकी वॉकिंग बैलेंस बेटर होगा, उनकी इंडिपेंडेंस इंक्रीज़ होगी, उनका इंक्रीज़ होगा इमोशनल वेलबींग। उसके बाद हम आते हैं केस सिनेरियो पे। अब केस सिनेरियो पे फर्स्ट वाला जो हमारा केस है उसमें क्या है कि एक पेशेंट है 55 ईयर्स ओल्ड, जो मेल है। उनको क्या हुआ कि सडन ऑनसेट उनका सडन वीकनेस आई राइट साइड में। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उनको कुछ भी नहीं था, उनकी ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं है, उनको सडनली वीकनेस आ गई राइट साइड में। अब उनको क्या था, वो हाइपरटेंसिव भी थे, स्मोकिंग भी थे और डायबिटीज़ भी थी उनको। उनको कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही थी कि राइट साइड की लेग में वीकनेस थी, माइल्ड फेशियल ड्रॉप हो रहा था, स्लर्ड उनकी स्पीच थी, डिफ़िकल्टी थी, उनको मोटर फंक्शन परफॉर्म करने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी। अब इसका डायग्नोसिस हमने जब सीटी स्कैन करवाई तो इनका डायग्नोसिस क्या बना कि इनकी लेफ़्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो है उसमें क्या हुआ कि उनकी लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में इस्कीमिया आ गई थी। सही वहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हमारी, मैंने पहले भी बताया कि इसका क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल होता है। अगर पेशेंट की लेफ़्ट साइड ब्रेन की अफेक्टेड है, लेफ़्ट साइड की कोई आर्टरी अफेक्टेड है, तो वो क्या करेगी कि हमारी राइट साइड के फंक्शन को अफेक्टेड करेगी, क्योंकि इनका कॉन्ट्रालेटरल रिलेशनशिप होता है। अब इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि इनके राइट साइड की आर्म एंड लेग में वीकनेस थी। हालांकि इनका एरिया कौन सा अफेक्टेड है, उनकी लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी अफेक्टेड है इनकी। अब जब हमने इनकी असेसमेंट की तो इनको राइट अपर लोअर एंड लेफ्ट लोअर वीकनेस थी, जो ग्रेड 2 to 5 प्रोक्सिमली थी, जो अपर थी वो ग्रेड 2 to 5 थी, और इनकी डिस्टली 1 to 5 थी। अब इनकी प्रोक्सिमली जो है वो वीकनेस ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू डिस्टली, अपर उनकी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू लोअर। उसके बाद हमने टोन इनकी चेक की तो इनिशियली इनकी फ्लैसिड थी, लेटर माइल्ड स्पास्टिक थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी फ्लैसिड थी, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक में फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैसिड होती है, उसके बाद स्पास्टिक। अब इसमें भी यही है कि इनकी इनिशियली फ्लैसिड थी, उसके बाद इनकी माइल्ड स्पास्टिक हो रही थी। उसके बाद गेट इनकी, ये अनेबल थे, ये वॉक नहीं कर पा रहे थे इंडिपेंडेंटली। उनका बैलेंस क्या था, पुअर सिटिंग थी, उनकी स्टैंडिंग बैलेंस भी पुअर था। उसके बाद स्पीच इनकी डिस्टार्सिया थी। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हमने इनकी क्या की कि अर्ली फेज़ में एक्यूट फेज़ जो है उसमें हमने पोजीशनिंग करवाई, प्रिवेंट किया, शोल्डर सबलक्सेशन के पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाई, और उनकी साइड जॉइंट बेड मोबिलिटी करवाई, ट्रेनिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाई। हमने उनको टास्क प्रोवाइड किए, हमने उनको ओरिएंटेड टास्क दिए कि इनको ये ऑब्जेक्ट है, अब आपको इसको ग्रेस्प करें, होल्ड करें, रीच करें और होल्ड करके रखें। उसके बाद हमने इसकी स्ट्रेंथनिंग करवाई, जिसमें आइसोमेट्रिक्स करवाए, एक्टिव असिस्टेड करवाई, एक्टिव गेट ट्रेनिंग करवाई यूजिंग पैरेलल बार से। उसके बाद हमने इनकी बैलेंस एक्सरसाइजेज करवाई, जिसमें स्टैटिक और डायनामिक करवाई। स्टैटिक में हमने सिटिंग बैलेंस करवाया, स्टैंडिंग बैलेंस करवाया, डायनामिक में हमने इनकी वेट लिफ्टिंग इम्प्रूव इनका गोल किया और उनकी फंक्शनल मोबिलिटी को रिस्टोर करवाया। उसके बाद आते हैं हम इसके सेकेंड केस सिनेरियो पे। अब दूसरा केस सिनेरियो क्या था कि 55 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी, जिनकी हिस्ट्री क्या थी कि सडनली वो अनेबल थी बोलने में। उनकी स्पीक जो थी वो प्रॉपरली कोई भी चीज़ नहीं बोल पा रही थी, अंडरस्टैंडिंग वो कोई कमांड अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी। इनकी सिम्टम्स क्या हुए, इनको ज़ाहिर कि इनको डिफ़िकल्टी थी, ये कोई वर्ड फॉर्म नहीं कर पा रही थी, इनकी स्पीच जो है वो ब्रोकन थी, माइल्ड वीकनेस थी इनको राइट अपर लिम्ब में। उसके बाद इनका डायग्नोसिस जो बना, हमने इनकी सीटी स्कैन और एमआरआई करवाई तो उसमें क्या शो हुआ कि इनका ब्रोंकास अफेजिया थी, लेकिन इन किस में थी, लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। अब ये जो पिक्चर में शो हो रहा है लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अब लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल गायरस में जो हमारी स्पीच प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो गई। उसके बाद क्या होगा कि हमने अंडरस्टैंडिंग रिमेन इंटेक्ट, ठीक है।
जब हमने इनकी असेसमेंट करवाई, स्पीच की असेसमेंट करवाई, तो फ्रेगमेंटेड थी, स्लो आउटपुट था मोटर का, अपर लोअर वीकनेस थी, ग्रेड वीकनेस जो थी वो ग्रेड 2 to 5 थी, और उनकी कॉग्निशन जब हमने चेक की तो उनका इंटेक्ट था, और माइल्ड उनको डिफ़िकल्टी थी बोलने में। अब हमने इनकी ट्रीटमेंट क्या करवाई, स्पीच थेरेपी कराई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, उसके बाद फ़िज़ियोथेरेपी करवाई। अब स्पीच थेरेपी हमने रिपीटेशन, इनके वर्ड्स बनाने में वो सारी चीज़ें, इनकी बिल्डअप वर्ड्स ड्रिल्स जो है उनको बिल्डअप किया, इनकी पिक्चर नेमिंग, ब्रीथिंग कंट्रोल किया, ट्रेनिंग करवाई कम्युनिकेशन बोर्ड्स पे। फ़िज़ियोथेरेपी इनकी क्या की हमने कि फाइन मोटर ट्रेनिंग करवाई हमने, हैंड की स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करवाया, शोल्डर की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करवाई, इनकी इम्प्रूव किया स्पीच फ्लुएंसी को और रिस्टोर करवाई इनके हैंड की फंक्शन को, इनहेंस की इनकी कम्युनिकेशन, ताकि ये इंडिपेंडेंटली अपने हर चीज़ बोल पाए और वर्ड बना पाए। उसके बाद हम थर्ड के सिनेरियो पे आते हैं। इसमें क्या था कि 48 ईयर्स पेशेंट था, मेल था, जिनको हिस्ट्री क्या थी कि उनको माइल्ड डिजीनेस हो रही थी, इम्बैलेंस हो रहा था, और इनएबिलिटी वो स्टेयर्स पे वॉक नहीं कर पा रहा था। अब इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या थी, अटैक्सिया, गेट ट्रिमर्स हो रहे थे उनको गेट में ड्यूरिंग मूवमेंट। अब पुअर कोऑर्डिनेशन थी, इनको डिस्मेट्रिया था, डिस्टाइडोकाइनेसिया था, स्लर्ड इनकी स्कैनिंग स्पीच थी। जब हमने डायग्नोसिस किया, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाई, तो उसको क्या हुआ कि उसका क्या आया कि सेरिब्रल स्ट्रोक था, अफेक्टेड इनका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर था, वो सारी चीज़ें अफेक्टेड थी। अब ये सेरिब्लर है, और ये अफेक्टेड है इनकी ब्लड का फ्लो। उसके बाद क्या है कि हमने जब इनकी असेसमेंट की तो इनकी रोमबर्ग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आई, इनकी फिंगर टू नोज टेस्ट और स्ट्रेच और शूटिंग आई। उसके बाद गेट वाइट बेस्ड स्ट्रेगर्स थी, बैलेंस इनका वेरी पुअर था, कम था, नीडेड सपोर्ट में था, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो बिल्कुल अपने आप कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। उसके बाद जब हमने इनकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाई, तो हमने इनकी कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग की, फ्रेंकल्स एक्सरसाइजेस करी, हील टू शिंग, फिंगर टू नोज विथ स्लो रिपीटेशन, लिम्स की मूवमेंट करवाई हमने, इनकी बैलेंस ट्रेनिंग करवाई, स्टैटिक करवाई, डायनामिक करवाई, सिटिंग विथ सपोर्ट, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, इनकी वेट लिफ्टिंग करवाई। उसके बाद इनकी गेट ट्रेनिंग करवाई हमने पैरेलल बार में, ये पैरेलल बार है, इसमें बैलेंस की भी ट्रेनिंग हो गई, कोऑर्डिनेशन की भी हो गई। उसके बाद हमने क्या किया कि इनकी बैलेंस किया, रिड्यूस किया टैक्सिया को, और अचीव किया सेम एम्बुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम ताहिर एंड डॉक्टर अनम शेरी।